माय नेम इज मौलिशा दास बर्मन और मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ और मैंने इस बार CGL 2019 में B23 पोस्ट कोड यानी GST इंस्पेक्टर इन CBIC में क्वालिफाई किया है। तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब मेरे फैमिली के लिए और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिलहाल मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट में PNB में पंजाब नेशनल बैंक में हूँ और दिवाकर सर ने मुझे ये मौका दिया है कि आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर सकूं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूं और अपनी स्टोरी बता सकूं। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मौलिशा जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त, आपको पता ही है। आज जो स्टोरी मैं लेके आया हूं, ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कोलकाता की रहने वाली है। सबसे खास बात मौलिशा की ये है, ये इन्होंने ऑलरेडी बैंक पीओ भी क्लियर किया हुआ है और बैंक पीओ में पंजाब नेशनल बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ये ऑलरेडी वर्क कर रही थी। अब आप सोचिए कि जब कोई बैंक पीओ के रूप में काम कर रहा होगा तो कितना ज्यादा बर्डन होगा उनके ऊपर, कितना वर्कलोड होगा। बैंक का काम तो ऐसे ही बहुत ज्यादा होता है। इवन बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि बैंक का नौकरी हो गया तो बस हो गया, कहानी खत्म। बट मौलिशा ने ये प्रूफ किया है कि नहीं, बैंक की नौकरी करते हुए भी आप SSC की तैयारी कर सकते हैं। तो जानते हैं पूरा इनका जो स्ट्रेटजी है, कैसे इन्होंने किया है वर्किंग होते हुए भी और बैंक की नौकरी होते हुए भी बहुत कम समय में भी SSC की जा सकती है, ये प्रूफ करके दिखाया है। तो चलते हैं हम लोग मौलिशा के पास। मौलिशा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत ही थैंक यू सो मच। सर अभी तो PO के पोस्ट में हूँ अभी और PNB में, और इससे पहले मैंने रूरल बैंक में भी एज अ ऑफिसर ही काम किया हुआ है 1 साल के करीब। तो ये जो SSC CGL 2019 का जो जर्नी है, वो जो मेंस प्रीलिम्स मैंने रूरल बैंक में रहते हुए ही किया था सर। मतलब थोड़ा सा टफ, बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन फिर अगर दिमाग में बैठ जाता है ना कि मुझे करना है ये चीज, मैं तो आपको रोकना कर ही। चाहूंगा। हम लोग जो है ना, कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरू से। जैसे आप अच्छा। ग्रेजुएशन में थी आप, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, राइट? जी सर जी। हाँ, तो इंजीनियरिंग के बाद कैसे आपको बैंकिंग, SSC, ये कहानी कैसे पनपी आपकी लाइफ में, कैसे आया ये? जी सर। सर मैंने 2014 में बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था। फिर मुझे ऑन कैंपस में ही इन्फोसिस, जो कि IT कंपनी है, इन्फोसिस में ही जॉब मिली थी। तो वहाँ पे मैंने जॉब शुरू तो कर दिया था। फिर लेकिन मेरे फैमिली में सभी थोड़ा सा बैंक और इंश्योरेंस, मतलब वही गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो उनको ऐसा ही था कि खुश तो थे कि जॉब मिल गई है, लेकिन ऐसा था कि हमेशा बोलते रहते कि बैंक में ट्राई करो, फिर दूसरी जगह इंश्योरेंस वगैरह में भी ट्राई करो, ठीक है, और रेलवे में ट्राई करो। मुझे लगता भी था कि करना चाहिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग्स में लोग थे वो मैं एक्चुअली दूसरी सिटी में चली गई थी। मेरा ट्रेनिंग हुआ था इन्फोसिस में मैसूर में, फिर मुझे ट्रांसफर कर दिया मद्रास, मतलब चेन्नई में, और उसके बाद फाइनली मैं हैदराबाद में भी रह चुकी हूँ 2-2.5 साल। तो तब मुझे इतना जब मैं मद्रास में थी तब लोग नहीं मिल रहे थे, मतलब है तो होता है ना कि आपके सराउंडिंग में जैसे लोग रहते हैं तो आपका थिंकिंग पैटर्न मतलब वैसा ही हो जाता है कि इस IT के अलावा और क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, लेकिन आइडिया नहीं था कि कैसे देना है, क्या करना है, फॉर्म्स कहाँ फिलअप होते हैं। तो उस टाइम उतना नहीं समझ आ रहा था। फिर पहली बार मैंने SSC का नाम अपनी फ्रेंड से सुना था 2017 में, लेकिन उस टाइम मुझे फुल फॉर्म नहीं पता था सर SSC का। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब इन्फोसिस में आई थिंक 2017 में, तब मुझे मेरे पापा बहुत बोलते रहते थे कि तुम ऐसे ऐसे काम, मतलब जिस काम में तुमको इंटरेस्ट ही नहीं, मतलब उनको पता चल रहा था कि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग वगैरह IT में। तो वो बोलते रहते थे कि ऐसे नहीं चलेगा, तुमको कुछ तो करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने थोड़ा रिसर्च करा। तब मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए था, तो मैंने रिसर्च करा, तो मुझे लगा कि गेट देना चाहिए। तो गेट में मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी सर। लेकिन उसके बाद मैंने क्वालिफाई भी करा था, लेकिन ऐसा था कि इसके बाद क्वालिफाई करके मुझे एमटेक नहीं करना था, ठीक है।
तो फिर मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा डिस्कशन करा, मतलब मुझे थोड़ा यूट्यूब चैनल से भी थोड़ा सा मैंने रिसर्च करी, फिर लगा कि बैंकिंग में मतलब स्कोप है, मतलब एग्जाम्स दे सकते हैं। तो फिर मैंने IBPS PO का फॉर्म भरा था, और 2018 आई थिंक, हाँ 2018 में मैंने फॉर्म भरा था। और फिर उस टाइम मैं शायद 1 नंबर या 2 नंबर से छूट गई थी फाइनल लिस्ट, मतलब मेन प्रीलिम्स तक, सॉरी मेंस, फिर इंटरव्यू तक गई थी मैं, लेकिन 1-2 नंबर से छूट गई थी मैं। फिर SSC का फॉर्म भरा था। SSC उस टाइम में SSC के बारे में उतना सीरियस नहीं था, बैंक और रेलवे तक ही था। फिर मेरा जो कजिन ब्रदर है उसको भी SSC के थ्रू ही इंस्पेक्टर का, मतलब वो इंस्पेक्टर तब नहीं मिला था, मतलब 2017 में एग्जाम दिया था उसने। फिर जब उसको मिला शायद 2019 के एंड में शायद रिजल्ट निकला था, तब तक मुझे मैंने क्वालिफाई कर लिया था LIC ADO, फिर RRB JE, उसके बाद मैंने हाँ RRB PO भी क्लियर किया था। तो उस टाइम मेरे कजिन ब्रदर ने SSC CGL का उसका रिजल्ट निकला था, तो वो मुझे बहुत मतलब बोलता रहता था कि ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वाली जॉब है, बहुत रिस्पेक्ट है, वगैरह वगैरह। फिर मतलब उनका ऐसा है कि बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है और फील्ड वर्क भी होता रहता है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा डायनामिक वर्क कल्चर भी लगा कि हाँ इसमें मैं कर सकती हूँ, मतलब ट्राई तो कर ही सकते हैं। मतलब ऐसे एज रहते हुए अगर ट्राई अगर नहीं करे, बाद में अफसोस नहीं रहना चाहिए, मतलब सक्सेस हो ना हो वो बात की बात है सर। तो फिर मैंने जब उसको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी थी ना, तो सर तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं 2 साल बाद मुझे अपने फेसबुक स्टेटस में डालना है कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। सर यही मैंने सोच के रखा था, मतलब पता नहीं क्यों मैनिफेस्ट करके रखा था मैंने कि मुझे फेसबुक में डालना है और मुझे अपनी फैमिली का रिएक्शन देखना। मुझे अगर मुझे लग रहा था कि मुझे मिलेगा ही, और मुझे ऐसा था कि मैं फैमिली को फोन पे नहीं बताऊंगी, अगर मुझे बताना है ना मुझे उनका सामने बताना है, ठीक है, उनका रिएक्शन देखना है। तो सर फिर तो SSC का मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स देके ही लॉकडाउन हो गया सर। मार्च 3 को था शायद हम लोग का मतलब प्रीलिम्स। 2019 जो एग्जाम आपने क्लियर किया है ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2018 में था। 18 में आपने बैंक भी दिया था और SSC भी दिया था, दोनों दिया था? जी सर। राइट। जी सर। और बैंक में आपको बहुत सारा बैंक से कॉल आ चुका था, करेक्ट? सर IBPS PO 2018 में मेरा 1 नंबर की वजह से क्लियर नहीं हुआ। RRB PO 19 क्लियर हो गया था। RRB PO 19 क्लियर। और अभी सेकेंड अटेम्प्ट जो है आप SSC की Tier 1 दे चुकी है, जो कहानी आप स्टार्ट की है, करेक्ट? जी सर। जी। चलिए मैं थोड़ा सा चलता हूँ पीछे कि जैसे देखिए जी आप सर। इन्फोसिस में जॉब कर रही थी, एक अच्छा जी सैलरी सर। पैकेज होता है प्राइवेट नौकरी में, ठीक है, और टूर भी कर सर। रही थी आप, मतलब कभी चेन्नई तो कभी हैदराबाद, तो घूमने का भी शौक है जी सर। आपको, वो भी आपका फुलफिल हो रहा था। तो फिर बैंकिंग में सिर्फ इसलिए आ गए कि परिवार वालों का ये था कि नहीं सरकारी नौकरी होना चाहिए, उसको ज्यादा इज्जत मिलती है, बस ये चीज थी या और भी कोई बात थी बैंकिंग के लिए? सर एक तो था मेरा खुद का भी ये चॉइस था कि मुझे प्राइवेट में रहना नहीं है, ओके। गवर्नमेंट में ही चाहिए था। हाँ और हाँ। दूसरा ये कि बैंकिंग में भी बहुत रेस्पेक्ट होती है, अगर SSC नहीं होता तो शायद मैं बैंक के साथ ही कंटिन्यू करती। रेस्पेक्ट है, फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाता है लोगों के साथ, तो वो भी अच्छा है। IT में जैसे कि इंटरेक्शन उतना डेली बेसिस में आप एक ही टाइप के लोग को देखते हैं, शायद वो दूसरे लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे लिए उतना सुटेबल नहीं था सर। ठीक तो है। इसीलिए मैंने। अब चलते हैं कहानी को थोड़ा दूसरे तरफ। इन्फोसिस को कर दिया आपने बाय बाय, फिर आप आ जी गई सर। बैंक में, अब बैंक को भी आप कर रहे हैं बाय बाय, और फिर आप आ गए SSC में। SSC को कब बाय बाय करने वाली है? सर नहीं, यही फाइनल है सर। यही फाइनल है? मतलब मुझे ये मैं बता रही थी ना, मेरा ये 2 साल से ये टारगेट था कि मैं सोच के रखा था कि इस बार मेरे भाई को मिला है, ये हाँ। नेक्स्ट टाइम मुझे ही मिलना है, ओके। तो ये मैंने सोच के रखा था। चलिए तो अभी हम लोग तैयारी पर चलते हैं कि जो जी SSC सर। का Tier 1 था उसकी तैयारी आपने कैसे कैसे की, Tier 2 की तैयारी कैसे कैसे की, और किस हिसाब से जो है एक तैयारी भी चल रही थी, साथ में आपका स्ट्रगल भी चल रहा था, दोनों को जी सर। पैरेलली लेके आप थोड़ा सा बताइए। जी सर। तो सर जब SSC का प्रीलिम्स था वो 2020 मार्च 3 को था, मतलब 19 का जो एग्जाम था। जी। तो उस टाइम तो मैं LIC में ऑलरेडी थी एज एन ADO।
तो उस टाइम हाँ ऑफिस के साथ थोड़ा कर लेते थे। मैंने जो टेक्स्ट बुक, हाँ टेस्ट पैकेज जो था वो टेक्स्ट बुक का लिया था, वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आता है, तो उसी में मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। और जैसे कि प्रीलिम्स में 4 सेक्शंस होते हैं, तो सर इंग्लिश जो था, इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत ठीक ही है, और उस पे मैं पार्ट टाइम एक इंग्लिश का दूसरे वेबसाइट्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स भी बनाती थी, तो मेरा थोड़ा इंग्लिश का फ्लो ठीक ठाक था। ठीक है, तो इसके लिए मुझे प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी पड़ी। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी, बस 1-2 टॉपिक जो थे वो मैंने यूट्यूब चैनल, जो रेलवे के जो चैनल्स होते हैं वहां से मैंने फॉलो करके वो मैंने अपना कवर अप कर लिया। तीसरा है जीके। जीके का जो है, अभी जैसे कि पैटर्न एसएससी का थोड़ा चेंज हो गया है, तो पहले सिर्फ स्टैटिक जीके था, अभी करंट अफेयर्स जीके दोनों मिला के है। तो करंट अफेयर्स में क्या करती थी, मैं हर रोज मॉर्निंग का एक शो आता था एक यूट्यूब चैनल में, अड्डा 247 करके, उसमें एक सर पढ़ाते थे, तो मैं अपना करंट अफेयर्स जो है ना वो हर दिन रोज देखती थी, और वीकली भी वो सर आते थे पूरे वीक का रिवाइज कराने। तो ऐसे मेरे को 2 बार रिवाइज, 3 बार रिवाइज ऐसे हो जाता। फिर मंथली मैं एक अफेयर्स क्लाउड करके उसका पॉकेट जीके, मतलब वो दूसरे लोगों से जुगाड़ लगा के मैं पीडीएफ भी पढ़ाई कर लेती थी। और जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो सर मैं अलग अलग पीडीएफ्स, मतलब अलग अलग साइट से, जैसे कि गवर्नर के लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, फिर लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स, लिस्ट ऑफ रिवर्स ऐसे आते हैं ना, तो मैं अलग अलग अपना लिस्ट ऐसे चिपका के रखती थी रूम पे, कि ये डांस फॉर्म्स ये स्टेट का ये हो गया, तो ये हर रोज मेरा रटना रह जाता था, मतलब ये हर रोज का टॉपिक था मेरा। और फिर आता है मैथ्स। तो क्वांट में सर एक तो होता है कि एक पार्ट होता है एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक मैंने एक मेरिट शाइन करके चैनल है, वहां से मैंने एसबीआई पीओ का एक प्लेलिस्ट है, वहां से मैंने पूरा फॉलो कर लिया था। और उसके बाद जो उसका और क्या होता है, हाँ एरिथमेटिक के बाद जो एडवांस ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस जो मैथ्स होता है ना, वो सर मैंने गगन प्रताप सर और अभिनय शर्मा सर दोनों का थोड़ा थोड़ा मिला के उनका प्लेलिस्ट से मैंने पढ़ाई कर ली थी। मतलब यूट्यूब में जो भी उनका मटेरियल मिलता था, तो उन्होंने से थोड़ा थोड़ा मैंने कर लिया था। और थर्ड जो पार्ट होता है कि शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि मल्टीप्लिक, मतलब जैसे कि क्यूब रूट्स, फिर स्क्वायर रूट्स, देन मतलब फ्रैक्शन का वो जो परसेंटेज निकालते हैं, वो एक मैथ्स ऐप करके आता है ऐप मोबाइल पे ही, तो वो मैं हर रोज प्रैक्टिस करती थी, मतलब हर रोज 10-20 मिनट करके। कौन सा ऐप आता है ये मुझे नहीं पता है। मैथ्स ऐप करके ही अच्छा, आता है। मैथ्स ऐप करके ऐप है, उस पर आप प्रैक्टिस जी करती सर, थी स्पीड के लिए। जी सर। तो उससे क्यूब से लेके स्क्वायर रूट, फिर बाकी सब वो उसी में कवर अप हो जाता है, जो भी शॉर्ट फॉर्म था। तो बस प्रीलिम्स के लिए तो ये 4। और एक और चीज है कि मैं प्रीलिम्स जो होता था ना, मैं जब घर में रहती थी, मैं एक दिन में 2 टेस्ट देती थी, 2 से 3 टेस्ट देती थी, क्योंकि 1 ही घंटा का होता है। और उसके बाद जो मेन पार्ट होता है कि एनालाइज करना, तो मैं उसके बाद एनालाइज करती थी मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। जैसे कि अगर क्वांट में कोई टॉपिक में मैं पिछड़ी हुई हूँ, तो मैं उसको क्या करती थी, मैं वो टॉपिक वीक जिसमें हूँ ना, तो उसका मैं उसके दूसरे तीसरे दिन मैं 10 से 12 क्वेश्चन उसी के प्रैक्टिस करती थी, या फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेती थी यूट्यूब से। तो और जो मतलब स्टॉल है, मिला जुला के पूरी हाँ तैयारी आपको जो है यूट्यूब से ही किया है आपने। जी सर, बिल्कुल। कोई कोचिंग नहीं किया है, कोई टीचर नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। नहीं सर, कोई कोचिंग नहीं था। मैंने फिर मतलब देखा भी कि कोचिंग लेने से कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने मतलब कुछ लोगों को देखा था कि जो लोग एकदम ट्रैवल करके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे थे, उससे तो कोई फायदा मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें टाइम जा रहा है, फिर आप पैसे खर्चा कर रहे हो, फिर वो जो पढ़ाई और ये सब आप लोग एक साथ कर रहे हो सबके साथ, वो ठीक है, कंपटीशन है, अलग बात है, लेकिन आप अपना वीक पॉइंट है हमेशा है, तो मैंने देखा है कैंडिडेट लोग अपना टीचर लोग को उतना बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, तो ऐसा ही है। और मेरे साथ सर कोई ऐसा भी नहीं है कि मेरे जो बैचमेट्स थे, वो तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना सर, तो उस टाइम या तो मेरे काउंटर पार्ट जो थे, या तो अपना जॉब में स्विच कर रहे थे, या फिर एकदम जॉब में सेटल्ड थे, या फिर शादियां कर रहे थे, एंगेजमेंट कर रहे थे। तो सर मैंने जब जॉब छोड़ी थी ना, मेरी कोई प्लान बी नहीं थी।
तो इसीलिए मेरे साथ कोई पढ़ने वाला नहीं था कि मतलब जिससे मैं डिस्कस कर सकूं। तो सर अकेले ही करा था जो भी करा था, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में थी, टेलीग्राम ग्रुप्स में थी, जो कि सिर्फ मतलब जहाँ से बहुत सारे मेरे वर्चुअल दोस्त बने थे, जिनके साथ मतलब थोड़ा मटेरियल शेयर करना, फिर सॉल्व करना, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी सर। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जैसे आप जॉब भी कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे, करेक्ट? जी सर। तो जॉब किस मतलब कैसे रूटीन क्या रहता था आपका सुबह से लेकर शाम तक का एक रूटीन थोड़ा सा बताइए, जिससे कि वो हाँ सर। लोग जो चैनल को देख रहे हैं, जो वर्किंग है, जिन्होंने अपना जी जो है सर। ये समझ लिया है कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, उनके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है, वो कुछ सीख सकते हैं आपकी स्टोरी से। तो आपका डेली रूटीन थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी सर। सर जब मैंने मेंस का जब टाइम आया, मतलब मेंस शायद हमारा 2020 जून को होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं, फाइनली 2020 नवंबर को हुआ। तो उस टाइम मैं फुल फ्लेजेड रूरल बैंक में ऑफिसर थी, और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था मतलब काम का। और मेरा जो वर्क प्लेस था ना सर, वो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर था, मतलब घर में नहीं थी मैं, एक दूसरे शहर में थी। हम्म वहां से मेरा जो वर्क प्लेस था 50 किलोमीटर दूर था। तो मैं वो जो स्टेट बसेस थे, तो उसमें मैं 8 बजे निकल जाती थी और फिर 10 बजे पहुंचती थी, फिर घर वापस आके 7 बजे तक घर आती थी। तो मेरे को हर रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते थे सर, 2 या मैक्सिमम 3 घंटे की, एक बजे तक मैं सो जाती थी। तो मैंने बस रूटीन बना के रखा था कि मतलब मेरा जो था, मैं स्केड्यूल बना के रखती थी, मतलब 2 वीकली स्केड्यूल, जैसे कि, और मेरे रूम के पीछे चिपका के रखती थी वॉल पे कि जैसे कि मंडे है तो मेरे को इंग्लिश में ये करना है, जैसे कि इंग्लिश में भी थोड़ा जैसे कि सिनोनिम्स वगैरह ये सब मैं कर लेती थी। फिर जैसे कि क्वांट का आज जैसे कि टेस्ट करना है, और टेस्ट होता था 2 घंटे का, तो उस दिन तो एनालिसिस नहीं हो पाता था, अगर मैं टेस्ट देती हूँ तो और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो उस दिन का टेस्ट ना सर, मैं दूसरे दिन एनालाइज करती थी। सपोज अगर मुझे जैसे कि 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए या 10 क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं वो दूसरे दिन के एनालिसिस पार्ट में रखती थी सर। और इंग्लिश के लिए मैं ज्यादा उतना मेहनत नहीं करा था, मतलब बस सिनोनिम किया था, और फ्रेजेस जैसे कि फ्रेजेस करे थे। और सर मैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेट नहीं, क्या बोलते हैं, जेएसओ के लिए मैं क्वालिफाई करी थी, लेकिन मैंने बिकॉज मैंने पढ़ाई नहीं करी थी उसके लिए, तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया था, वो पेपर 4 आई थिंक, तो पेपर 3। आपका आपका जो तो मैंने डेली रूटीन मैं समझ पा रहा हूँ कि सुबह में उठना और बस में बैठ जी जाना 8 बजे, 10 बजे बैंक पहुंच जाना, पूरा दिन बैंक में रहना, बैंक में कुछ भी पढ़ाई नहीं करना क्योंकि वर्कलोड कुछ बहुत नहीं होता। ज्यादा है, शाम को दोबारा से आप बस में बैठना, फिर 2 घंटे ट्रेवल करना, फिर घर आना, उसके बाद एनर्जी बचती थी क्या? सर एनर्जी नहीं बची थी, बस एक बोलते हैं ना जज्बा होता था कि मुझे करना है, क्योंकि एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तो देने ही है। ठीक है, हम्म मतलब मैं तो पीजी में रहती थी ना, तो मुझे उतना खाना बनाने मतलब मैं ये सोचती थी कि पॉजिटिव वे में मैं लेती थी कि मुझे तो कुकिंग नहीं करनी है, मुझे और कोई काम हम्म नहीं करना, तो बस स्टडीज ही कर लेती हूँ, मतलब इस ये भी एक टाइम पास ही है, मतलब स्टडीज करना। तो हम्म मतलब ऐसे सोच लेते हैं ना, तो हो जाता है। और एक हम्म बाद में ये सोचना होता है कि बाद में जाके मुझे ये चीज मिलेगी, ये पोस्ट मिलेगा, तो इसके लिए तो मतलब उसके बाद ना मेरी मोटिवेशन और बढ़ जाती थी। और अगर कभी हम्म डाउन हो भी जाती थी ना, तो सर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती थी सर, आपकी वीडियोस देख लेती थी, कभी संदीप महेश्वरी सर जो है उनका भी वीडियोस देख लेती थी, तो फिर से हम्म मेरा फिर क्या बोलते हैं, टेम्पो हाई हो जाता था। तो हम्म हाँ, ऐसा हुआ था कि कभी कभी लो भी फील करती थी, लेकिन फिर मैनेज हो जाता था सर। और हाँ, हाँ, क्योंकि स्पेशली ये सर। जी, क्योंकि मैंने जो देखा है, बहुत बच्चे हैं जो मेरे से मेंटरशिप ले रहे हैं, उनमें बहुत लोग वर्किंग हैं। वो लोग बोलते हैं सर काम करते करते तो खत्म हो जाता है एनर्जी, कहाँ से बचेगी। तो उनके लिए दोस्तों, आप जो स्टोरी सुन रहे हैं, आपके लिए एक मिसाल है कि 4 घंटे बस की यात्रा करते हुए तैयारी की जा सकती है और जीएसटी इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हैं, वो भी बैंक की नौकरी में। तो बैंक की नौकरी इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, रोज मत्थापची करनी है, लोगों से उलझना है, लोग सब तो एकदम कुछ से कुछ बोल भी देते हैं लोग, उसको भी बर्दाश्त करना है, नौकरी छोड़ना जी भी सर। नहीं है क्योंकि पैसा भी कमाना है। तो ये पैसा भी सब कमाना है। जद्दोजहद के बीच में अपने ड्रीम को जगा के रखना, अपना यूनिफॉर्म वाला जो ड्रीम है मोनिशा का, उसको जगा के रखना और हिम्मत हारना नहीं, टूटना, गिरना, फिर से उठना
और उठ के फतह हासिल कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, हम चलते हैं अब मोलिशा की तैयारी की तरफ। मोलिशा, आप जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो मेंस की तैयारी के समय में भी जॉब के साथ थे या जॉब की छुट्टी भी आपने ली थी 1 महीने की, 2 महीने की? सर छुट्टी तो नहीं लिए थे, बस एग्जाम से एक दिन पहले मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि ट्रेन से घर जाना था, तो बस वही दिन मिला था। और हाँ, बस एक ही दिन, 1 या 2 दिन का मैंने छुट्टी लिया था क्योंकि मुझे घर जाना था। और हाँ सर, सैटरडे संडे जो था वो मुझे मिल जाता, तो मैं वो सुबह 7 बजे उठ जाती थी और उस दिन भी मैं शेड्यूल बना के रखती थी कि मुझे ये चीजें करनी है। जैसे कि मैंने 2 मॉक टेस्ट लिए थे, एक टेक्स्ट बुक जो थोड़ा सा इजी है और प्रैक्टिस मॉक वो थोड़ा सा अबव एवरेज है। और मैंने टेस्ट क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर के जो है ना, लास्ट 5 इयर्स के भी मैंने प्रैक्टिस करे थे। मैंने मतलब 1 महीने पहले तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जहां तक मैं कोशिश मतलब हो सके मैंने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए। फिर लास्ट के 1 महीने मैंने ये सोचा कि मेरे को और कोई नया चीज नहीं सीखना है क्योंकि अभी बहुत हो गया। अभी बस मुझे अपनी एक्यूरेसी और दूसरी चीज स्पीड में वर्क करना है। तो मेरा था सर थोड़ा स्पीड कम था क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाता था क्योंकि मॉक्स के लिए 2 घंटे देने होते थे और मैं वर्किंग थी ऑलरेडी। तो मैं क्या करती थी, सैटरडे को मेरे को ऐसा था कि सैटरडे मुझे एक टेस्ट देना ही है और इवनिंग को मेरे को उसका करेक्शन मतलब एनालिसिस करना है, और संडे भी मैं वही चीज करती थी, एक और टेस्ट देती थी सपोज प्रैक्टिस मॉक का, और उस दूसरे मतलब इवनिंग को मैं उसका एनालिसिस करती थी। और जो भी लैग करता था सेम प्रोसेस में मैं फिर से वही वीक सब्जेक्ट्स को वापस 2-3 और मतलब 2-3 दिन देती थी। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को मैं छोड़ दूं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स का भी मैं ऐसे रखती थी कि हर 3-4 दिन में उसको टच में रहते रहो, तो मैं ऐसे रखती थी। और हाँ, प्रैक्टिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लास्ट ईयर का प्रैक्टिस करते रहे। मैंने एक गलती करी थी कि मैं बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रही थी, मतलब मैंने सीखा भी, लास्ट के 1 महीने थोड़ा मैंने वेस्ट भी करे थे नए कॉन्सेप्ट पे। फिर मेरे एक वर्चुअल फ्रेंड ने ही मुझे बताया कि ये नए कॉन्सेप्ट मत सीखो क्योंकि इतना टफ नहीं आता है, जो भी अभी तुम्हारे लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न आएगा। एंड सर ही वाज राइट, मतलब वैसा ही पैटर्न आया था एकदम, बिल्कुल बाहर जाके मतलब सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, जो भी आता है बस मतलब आपने किया हुआ है ऐसा आता है। हम्म। अच्छा, जब ये आपकी लड़ाई चल रही थी, मतलब जद्दोजहद चल रही थी, जॉब, घर, मतलब पीजी, फिर पीजी में भी टेंशन रहता है और फिर साथ जी में सर। तैयारी करना, तो इस समय परिवार का कैसा रवैया था? परिवार जो है वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे? और परिवार में आपके कौन कौन है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए फैमिली के बारे में। जी सर। सर फैमिली में मेरी मॉम है, मेरे डैड है और भाई भी है, भाई अभी टीसीएस में है। तो फैमिली में मैं बिकॉज मैं अपने शहर से दूर रहती थी, तो उनको पता था कि मैं कुछ तो प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन इतना डिटेल नहीं पता था कि एसएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैंने भी उतना बताया नहीं था क्योंकि फिर उनका ऐसा भी था, एक बार बताने की कोशिश करी थी तो बोले कि इतनी अच्छी जॉब बैंक में लगी है, इसको क्यों छोड़ना है। क्योंकि अभी जैसे कि अभी उनको पता चला है ना, अभी पता चला है ना कि एसएससी में मिला है, तो अभी उनकी खुशियां मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब उनके लिए सरप्राइज था कि मैंने एसएससी क्लियर करा है। तो इसीलिए मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया था कि ऐसा है, अगर सपोज बाई चांस अगर नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। और सर थोड़ा सा ऐसा भी है, उस टाइम मतलब मेंस तो 2020 में हो चुका था मेंस, और उसके बाद टीयर 3, जब टीयर 4 और जब डीवी सितंबर 2021 में हुआ था ना सर, तो उस टाइम मेरी फैमिली में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो मेरी जॉब की वजह से मैं कह सकती हूँ कि मतलब थोड़ा सा सेफ हो गए थे हम लोग, अदरवाइज बहुत टफ था वो टाइम की। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं डीवी देने जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा हो गया था। तो सर वो बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, और शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था सर पहले कि बाद में मुझे जब ये एसएससी में क्लियर होगा ना, तो सर मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। तो सर वो बहुत टफ था, ये 6 महीने पहले की ही बात है, बहुत टफ मेरा लाइफ में वो टाइम गुजरा है सर। अभी तो काफी ठीक है अपनी प्रॉब्लम्स। ओके, पापा तो आपके क्या सर हाँ करते हैं? सर। पापा मम्मी क्या करते हैं? हाँ सर, पापा बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, वो स्केल 2 में रिटायर हो चुके हैं 2019 में। और मम्मा होम मेकर है।
और भाई तो अभी टीसीएस में है। तो हाँ, ओके। थोड़ा सा वही प्रॉब्लम्स हो गया था मेरे घर में। तो सर अभी ठीक है अभी ना मेरे अभी? पापा क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ। सर, अभी बहुत बेहतर है पहले से। तो अभी मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए अभी लड़का खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए सही ऐसा बात है। है, अब उस टक्कर का लड़का चाहिए ना। खैर, हाँ सर, ये बिल्कुल। आपने बोला कि आपने मेरे से बात की थी 6 महीना पहले, कैसे बात की थी? मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सर रेफरेंस बताइए। टेलीग्राम में आप सबको मोटिवेट करते रहते, तब मैंने थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा शेयर किया था। हम्म। तो उस टाइम आपने बोला भी था कि आप शेयर कीजिए अपनी स्टोरी। तो मैंने बोला था कि मैं एक बार जीत जाऊं, ये जंग जीत जाऊं, तो सर मैं बिल्कुल शेयर करूंगी अपनी स्टोरी। तो हम्म। उस टाइम सर। ओके ओके। चलिए, नहीं बहुत ही मतलब ये और भी मोटिवेशनल है लोगों के लिए कि परिवार को भी संभालना, मतलब परिवार भी डेंजर जोन में चली गई है और उनको भी साथ देना है और साथ में अपना करियर और ड्रीम भी देखना है। इतना कुछ चारों तरफ बैलेंस करके अपने आप को सफल करना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, आपके जो मार्क्स हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का, वो सबको बताइए तो। हाँ सर, मार्क्स नॉर्मलाइज जो मार्क्स थे मेरे टीयर 1 में, वो थे 173.5 हम्म। और मेंस में मेरे मैथ्स में थे 212 आउट ऑफ 200। हम्म। और इंग्लिश में थे 192.5 ऐसा। हाँ, 192.5। और हम्म। टीयर 3 में थे सर 63 मार्क्स। 63। तो टीयर 3 की तैयारी स्पेशली कुछ किया था आपने? सर टीयर 3 में एक्चुअली हमें सर 1 वीक मिला था, लेकिन मैंने 2018 के टाइम ना सर बहुत सारा एक नोटबुक बना के रखा था, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो मैंने उसी पैटर्न में, एसएससी का जो पैटर्न होता है वैसे मैंने लिख के रखा था, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख के रखती थी ताकि लास्ट मिनट में मैं देख लूं। तो जैसे कोविड जैसे नया एक टॉपिक था, उस पर थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। फिर काफी चीजें थी, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था। और बाकी पुराने सारे टॉपिक्स मैंने थोड़ा सा गो थ्रू कर लिए थे। मुझे हम्म। इसीलिए हेल्प हुई क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2018 वाला नोटबुक बना के रखा था। ओके। और थोड़ा सा मेरा राइटिंग पैटर्न थोड़ा सा अच्छा है, तो इसलिए हेल्प हो गया था। और हम्म। 63 उतना भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे मतलब 60 अच्छे से नंबर। 70 के बीच में नहीं, चाहिए था, नंबर तो ठीक मिल है, गया हम था। आउटस्टैंडिंग नहीं है बट अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जी बहुत सर। लोगों को तो टीयर 3 ने बहुत डुबा भी दिया है, तो उसके कंपैरिजन में जी आपको सर। अच्छे नंबर बिल्कुल। आए हुए हैं। खैर, जैसे थैंक यू। 2019 का रिजल्ट फाइनल हो रहा था, ठीक है, और अचानक जो है कोर्ट केस हो गया, ठीक है। तो जी वो सर। कोर्ट केस जी होने सर। के बाद ना रिजल्ट चला गया एकदम अंधेरे में। जी तो सर। वो जो फेज था आपकी लाइफ में कि रिजल्ट चला, कब आएगा क्या होगा कुछ नहीं पता, और अचानक 8 अप्रैल को जो है रिजल्ट अनाउंस होता है कि मोलिशा दास बर्मन जो है वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुकी है। ये जो फेज था इसके बारे में बताइए। जी सर। हमने तो 2019 के बच्चों ने तो बहुत सारा कुछ देखा। पहले तो कोविड देखा, हम्म। फिर कोविड की वजह से हमारा जो फ्लो था ना थोड़ा सा छूट गया था, कि पहले जून बोले, फिर अक्टूबर बोले, फिर फाइनली मेंस नवंबर को हुआ। एक ये हम्म। चीज था, और दूसरा ये चीज था कि फर्स्ट पार्टी मतलब जो 18 नवंबर वाले बच्चों ने जो कोर्ट केस किया था, उसकी वजह से हम लोग का बहुत मेरा स्पेशली बहुत मनोबल टूट गया था। मतलब बहुत दुख तो बहुत हुआ था, और उस टाइम तो और भी हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर ही मतलब मेरा घर में बहुत बोलते हैं फिनेंशियल किल्लत लग गई थी। तो मतलब मैं हमारे घर की गाड़ी भी बेचनी पड़ी, मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ। तो हम्म। इतना ऐसा हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। अगर मतलब मेरे अराउंड में कोई नहीं था मेरे लिए मुझे मोटिवेट करने में, तो इसीलिए मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहती थी। फिर अपने आप को हमेशा सोचती थी कि अभी मतलब ऐसा है कि बुरे वक्त का अच्छा चीज यही है कि बुरा बुरा वक्त भी खत्म हो जाता है। तो मैं अपने आप को यही बोलती रहती थी कि मेरा भी हम्म। अच्छा टाइम आएगा। तो यही ऐसा है कि फिर हाई कोर्ट का हर रोज 15 फेब से हर रोज हम यही देखते रहते थे कि आज एडजर्न हो गया, फिर कल एडजर्न हो गया, फिर दूसरे दिन बेंच नहीं आई। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर होली का छुट्टी ये सब चलता रहा। फिर अचानक 6 अप्रैल को बोलते हैं कि हाई कोर्ट में हाई कोर्ट नहीं सॉरी कैट में प्रोनाउंसमेंट है, प्रोनाउंसमेंट फॉर जजमेंट। तो फिर 7 तारीख को बोलते हैं कि डिसमिस्ड।
तो वो देख के तो बहुत खुशी हुई, मतलब सब सेलिब्रेट करने लगे ऐसे कि रिजल्ट ही आ गया जैसे मानो। फिर दूसरे दिन 8 तारीख को मुझे याद है, मैं लंच करने बाहर निकली थी ऑफिस से। फिर मैंने देखा अचानक 2:05 में ऐसे कोई बोल रहा है कि रिजल्ट आ गया। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं एक बस स्टैंड में धूप में बैठ गई कि अपना नाम खोजने, ठीक है, कि होना है तो होगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने देखा, मैंने बस अपना नाम, पूरा नाम टाइप किया, फिर देखा कि मेरा नाम है, और मैंने देखा B23। मैं वहां पे रोई, मैं पूरा 5 मिनट रोने लगी सर। तो फिर फाइनली मेरा रोना नहीं थम रहा था कि मुझे ये चीज मिला जो मैंने 2 साल पहले से मैनिफेस्ट करके रखा था। तो फिर मैंने अपने कजिन ब्रदर को कॉल किया जो कि ऑलरेडी एक्साइज में है, तो ही वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद मैंने बता के रखा था कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि मेरे को घर में जाके अपनी फैमिली का रिएक्शन देखना है। तो मैंने घर में जाके उस दिन बोला कि मुझे ना नहीं मिला है, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, कोई नहीं। हाँ, मतलब उनको ऐसा था कि मुझे दुख ना मिले, इसलिए मेरे मम्मी पापा ऐसे कर रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, मतलब वो एकदम सरप्राइज, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड सरप्राइज था उनके लिए, ठीक है। मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे, मतलब झूठ बोल रही हो, मजाक मत करो ऐसे, ठीक है। तो फिर ना मेरी मॉम भी, शी वाज क्राइंग, ठीक है। फिर तो एकदम सेलिब्रेशन का माहौल हो गया। फिर हमने मतलब एक थोड़ा सा छोटा सा पार्टी जैसा ही हो गया घर में, बाहर से हम लोग ने खाना ऑर्डर दिया ये सब। तो तब से हम लोग बहुत अच्छा माहौल हो गया है घर में, और मतलब ऐसा हो गया है। तो रिलेटिव्स लोग, मतलब मेरे भाई के दोस्त लोग सब कॉल करने लगे हैं कि मतलब तुम्हारी बहन ने इतना अच्छा किया है। तो बहुत अच्छी अलग ही फीलिंग है मुझे। चलिए, बहुत 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 जबरदस्त स्टोरी है और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कभी जो है आप किसी से इंस्पिरेशन लेती थी, अभी आपका जो स्टोरी है इससे बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे। मुझे लगता है कि ये स्टोरी जो है सबको देखना चाहिए। और ये जो हम लोगों का इंटरव्यू है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि ये स्टोरी किसी को इंस्पायर्ड कर सकती है, इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को जरूर उस तक पहुंचाइएगा। हो सकता है कि उसकी लाइफ या बहुत लोगों की लाइफ इस वीडियो से चेंज हो सकती है। जी मोनिशा जी, इसके अलावा कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? सर अभी तो मुझे यही लग रहा है कि अभी कहाँ कौन सा जोन में दे। मतलब अभी तो चलो मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन कौन सा जोन में दे यही थोड़ा सा टेंशन है सर। तो मुझे अगर भुवनेश्वर और कोलकाता में मिल जाए तो सही है। और हाँ, मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाह रही हूँ कि आपको शायद शायद मेरे लिए, मेरा जो स्ट्रगलिंग पीरियड है मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन शायद आपका स्ट्रगलिंग पीरियड मेरे से भी काफी बड़ा है, 10 गुना बड़ा हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि उससे आप बाहर नहीं आ सकते, बाहर सबको आना ही है। और यही है ना, मतलब बुरे टाइम्स का बेस्ट चीज यही है कि बुरा टाइम भी खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे सोचो कि मुझे ये चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना जो लक्ष्य है ना वो पूरा ही करना है। अगर कभी आपको डाउन फील हो तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, आप सर का वीडियो देखो, आप संदीप सर का वीडियो देखो, आप लक्ष्य के गाने सुनो, या फिर आप मेरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज फेस करी है कि बहुत एकदम, जैसे कि मैं एकदम खाई में गिर चुकी थी, ऐसा फीलिंग था। तो उस खाई से मैं बाहर आई हूँ ना। अगर मैं आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकता है। और मुझे पता है मेरे से भी ज्यादा शायद लोग कैंडिडेट्स होंगे जो मेरे से भी ज्यादा टफ टाइम से गुजर रहे होंगे। तो लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको नौकरी अपनी फैमिली के लिए करनी है, अपने लिए करनी है, पढ़ाई अपने लिए करनी ही है। तो लक्ष्य से कभी नहीं भटकना, मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक चीज मैंने अभी तक जो सीखा है इनसे, मोलिशा से, कि आप जो बनना चाहते हैं ना, जैसे इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए तो चाहिए, और यूनिफॉर्म में अपने आप को विजुलाइज कर रही थी। ये 2 साल से इन्होंने विजुलाइज किया कि नहीं, मोलिशा ऐसी दिखेगी यूनिफॉर्म में, जब आऊंगी मैं तो मैं ऐसी लगूंगी, फेसबुक पे मैं लिखूंगी अगर जीएसटी इंस्पेक्टर तो ऐसा रिएक्शन होगा। मतलब इस तरह का जो विजुलाइजेशन होता है ये बहुत काम करता है। तो आप लोग भी जो भी पोस्ट आप चूज करते हैं, जो भी आपका ड्रीम पोस्ट है, उसको आप मोलिशा की तरह जीना स्टार्ट कर दीजिए, उसको आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो अगला जो सक्सेस स्टोरी है वो आपका भी हो सकता है। मोलिशा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जो थैंक भी यू सर, जोन थैंक यू आपको सो मिलेगा, मच। जी, जो भी जोन आपको मिलेगा तो वो जोन ज्वाइन कीजिए, और जोन का जैसा एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि जोन वाइज एनालिसिस जो है जी वो बहुत लोगों को मेरे चैनल पे फायदा हुआ है। तो आपका भी जो इन जी आउट होगा जोन से रिलेटेड, उसमें मेरी जो भी हेल्प होगी वो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है।
जी सर, बिल्कुल।